गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के चैनल फॉर्म पर। पांच क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया है बीपीएससी के लिए। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग इसके प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ा एक ऑफर मिला है सरकार की तरफ से एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए। तो जो भी इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी को अपनी कमर कस लेनी है कि कैसे हम प्रिपरेशन करें और इस बीपीएससी के एग्जाम को हम क्वालिफाई करें। ठीक है, ये सीनियर सेक्शन के लिए भी है और जूनियर सेक्शन के लिए भी 9 to 10 और 11 to 12। यहाँ पर अगर देखें तो इसमें आप समझ सकते हो, कल मैंने बात किया था, आप फिर यहाँ समझ लो। ये यहाँ पर टीजीटी को शो कर रहा है और ये यहाँ पर पीजीटी को शो कर रहा है। ठीक है, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए दोनों के लिए दिया गया है। तो आपको ये समझना है कि हम किस तरह से प्रिपरेशन करें, अपने आप को रेडी रखें कि हम अपनी प्रिपरेशन को अंजाम दे सकें। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आज की प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। देखिए, मैंने कल बात किया था कि जो इसका सिलेबस है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बिहार का सिलेबस वैसे भी ऐसा बनाया जाता है कि आप उसको समझना ही लगोगे। तो इसमें जो दिया गया है सिलेबस वो ग्रामर में है और लिटरेचर में, दोनों में है। और जो लिटरेचर है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक हाई लेवल की लिटरेचर है। और जो बच्चे पीजीटी की, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा इसमें कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको नहीं ये कर रहे हैं तो आप प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं आप बीपीएससी या पीजीटी की, तो इसमें हेल्प होने वाली है। ठीक है, कि वहां पर थ्योरी क्रिटिसिज्म पूछा जा रहा है। ओके, तो इस तरह से आपको मेंटली प्रिपेयर्ड है। नहीं, होगी पीजीटी क्लास होगी कल्पना जी, गुड इवनिंग जी, क्लास होगी। और इसमें ये मर्ज किया जा रहा है कि इसमें जो पीजीटी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं। तो पीजीटी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बस खाली उसमें एक ऐड वर्ड हो गया बीपीएससी का। ठीक है, तो उसमें वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे। क्लियर, वही फिगर स्पीच आनी है, थ्योरी भी है, क्रिटिसिज्म भी है, साथ में जो पोएट हैं, रेस्टोरेशन से जुड़े हुए पोएट हैं, वो सारी चीजें इसमें मिलेंगी। ओके, तो इस तरह से आपको करना। और दूसरी, लिटरेचर और ग्रामर में कोई चीज वो नहीं होता, उसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एग्जाम में। तो लिटरेचर आनी है तो लिटरेचर ये सब उसमें पूछी जाएगी। ग्रामर अगर आनी है तो ग्रामर के क्वेश्चन उसमें रहेंगे। ओके, तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर के इस तरह से प्रिपरेशन करें कि आपकी तैयारी उस तरह भी हो रही है और साथ में अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो भी इसमें मिलता रहेगा। ओके, चल, तो बिना देर किए हुए क्वेश्चन की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए है ना अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उसको देखिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आ गया है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, कल्पना जी ध्यान कंसिडर करें। क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट है, हु रोट द न्यू क्रिटिसिज्म, हु रोट द न्यू क्रिटिसिज्म गिविंग द मूवमेंट इट्स नेम। किसने इसको लिखा था और किसने इस मूवमेंट को नाम दिया था, बताइए। जॉन क्रो रैनसन, मैनरो सी ब्रेडली एंड एरिस्टोटल स्पेंसर, बताइए। मैंने बताया था कि इसमें क्रिटिसिज्म थ्योरी भी आपको पढ़नी है। पीजीटी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बीबीसी में आ गए हैं, जैसे लेक्चर्स में आ रहे हैं, उन सब में अगर आप देखेंगे तो आप लिटरेचर से बिलोंग करने वाले हैं तो इससे क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे। ओके, जस्ट कंसिडरेट अबाउट दिस क्वेश्चन, नाउ कंटिन्यू विद द राइट आंसर। तो वो कोई और नहीं था, वो जॉन क्रोसे रैनसम साहब थे जिन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म को अडॉप्ट किया। ए इज द राइट आंसर यहाँ पर होगा। जॉन क्रॉस रैनसम, जॉन क्रॉस रैनसम साहब ने इस चीज को कहा था और बताने का प्रयास किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझना है कि क्रिटिसिज्म में जो बात कही गई है
जो इस मूवमेंट को चलाया, ठीक है, एक मूवमेंट चला था उस वक्त, जिसमें से कई तरह के यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म है, जो क्रिटिक लोग थे, जो आलोचना करते थे, ठीक है, क्रिटिक था, और ये अक्सर वहाँ की सोसाइटी पर किया जाता था, ठीक है, सोसाइटी पर इस पर क्रिटिस किया जाता था, और ये बातें उठने के कारण से तभी ये आंदोलन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था और रन करने लगा, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। जॉन क्रॉसे रैनसम wrote the new criticism giving the movement its name। उन्होंने इस कृति का नाम दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। What do Wimsatt and Bradley rail against in the international Salicy? इंटरनेशनल सैलिसी पर किसने ये अपने आइडियाज दिया? फर्स्ट है द आइडिया दैट ऑथर्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ मीनिंग। सेकेंड है क्लोज रीडिंग। थर्ड है रीडिंग पोएम्स एज पोएम्स। वॉचिंग मूवी एडॉप्टेशन ऑफ नॉवेल्स। ठीक है, Wimsatt and Berzeley rail against the international policy। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, साउंड स्लो है। अब बताना आप। ओके, so इसका A is the right answer। Next one, according to the title of his well-known work, what was William Emerson's analysis? ओके, तो आप देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 13 ways of looking at a blackbird। Next, 7 types of the ambiguity, 16 candles and hundreds of soap operas। क्या? क्या होगा इसका राइट आंसर? सेवन टाइप्स ambiguity, ये इसका आंसर होगा। 7 टाइप्स ambiguity, B is the right option। According to the title of his well-known work, what was William Emerson's analysis? उन्होंने ये एनालिसिस किया था 7 टाइप्स ऑफ ambiguity। 7 टाइप्स की ambiguity होती हैं। ओके, यस, ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन, इन विच वर्क वुड यू learn about the headship of paraphrase? Paraphrase. In which work would you learn about the headship of paraphrase? कैसे करेंगे? क्लीफ ब्रूक्स द वेल पढ़ने का, यूवर्स विक्टर्स पोएट्री में कहा गया, जेम्स जॉयस एंड यूलिसेस में, या विलियम एम्सन 7 टाइप्स ऑफ ambiguity। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया ना, यूजीसी नेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और पीवाईक्यू को उठा के देखेंगे तो बीपीएससी के पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आया। ओके, जीआईसी लेक्चरर में अगर आप देखें
क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिटरेचर कहीं न कहीं अपना रोल प्ले करती है और कहीं न कहीं क्वेश्चन वो आपसे जुड़े हुए रहते हैं। बस खाली ये मिलिट्री प्रिपेयर्ड है ना कि ये क्वेश्चन कहाँ पे काम आ जाए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, क्लीन proves the well brought earth. A is the right answer. In which work? तो आप कह रहे थे clean group the well brought earth about the heresy and paraphrase. ये इसमें यूज किया गया था. ओके. नेक्स्ट वन. What major work of criticism became a standard textbook? Became standard textbook. किसके मेजर वर्क स्टार्ट किया था? अंडरस्टैंडिंग पोएट्री बाय क्लीन ब्रुक्स एंड रॉबर्ट पेनिंगटन. ठीक है, जिन्होंने पोएट्री में बहुत अच्छा वर्क किया है. बी, द न्यू क्रिटिसिज्म बाय जॉन क्रॉस रैंसम. इनको याद रखिएगा, क्रिटिसिज्म के विकास में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया. नेक्स्ट है मिस एमली एंड द स्पेक्ट्रोग्राफर बाय द एलन, या द इंटरनेशनल फैलेसी वैमसिस्ट एंड ब्रैडस्ट्रीट. बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है बी, द न्यू क्रिटिसिज्म. जॉन क्रॉस रैंसम ने ये स्टेटमेंट दिया था और ये न्यू क्रिटिसिज्म से वर्ड बिलोंग करता है. मैंने अभी क्वेश्चन एक आया था, फर्स्ट क्वेश्चन उसी बिलोंग करता है. बिकेम अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. ये आगे चल के ये एक यूनिक बुक के नाम से जाने लगी. मतलब इतना अच्छा वर्क इसमें रहा है, जो पूरी सोशल में जो क्रिटिसिज्म होता है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें ये सारी चीजें उसमें कराएगा. ओके. नेक्स्ट वन. What method is closely associated with new criticism? Okay. What method is closely associated with new criticism? Close reading, analyzing how text reflects their historical moment, exposing power relations, over reading. What? What? बताइए. क्या है क्लोजली एसोसिएट विद न्यू क्रिटिसिज्म? वो क्या है? क्लोज रीडिंग. क्लोज रीडिंग. क्लोज रीडिंग मेथड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद न्यू क्रिटिसिज्म. किसी चीज को अगर आप क्रिटिक करना है तो आपको उसकी क्लोज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. क्लोज इंफॉर्मेशन मीन्स आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए. इसीलिए क्लोज रीडिंग या क्लोज इंफॉर्मेशन कलेक्शन कहा जाता है. ठीक है, इसे इंफॉर्मेशन कलेक्शन भी कहते हैं. कलेक्शन भी कहते हैं. ठीक है, कलेक्शन. तो ए इज द राइट आंसर. ए इज द नेक्स्ट वन. What were you reacting against? Reacting against न्यू क्रिटिसिज्म ने किस पर रिएक्ट किया था? किस पर रिएक्ट किया? फेमिनिस्ट रीडिंग पर, मार्क्सिज्म पर, हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल रीडिंग ऑफ टेक्स्ट. ये क्वेश्चन को लर्न कर डालिएगा. ये ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जो लिटरेचर के एग्जाम में कहीं ना कहीं ये टपक पड़ते हैं और ये पूरे एग्जाम को टफ बना देते हैं. ठीक है. ओके कल्पना जी, तो इस तरह से आपको करनी है. ये डी इज द राइट आंसर. ओपरेहा बुक. डी इज द राइट आंसर. रिएक्टिंग अगेंस्ट. Okay. Next one. Which genre of the new critics must enjoy analyzing? Novels, poetry, essay, and romance. ये तो आंसर आना चाहिए. The genre of the new critics must enjoy analyzing.
किस चीज का करता है? नॉवेल्स का, पोएट्री का, ऐसे का, या रोमांस नॉवेल का? क्वेश्चन एट का बी इज द राइट आंसर। पोएट्री, पोएट्री का, ओके, पोएट्री का एंजॉय करता है। जो पोएट्री में जितने भी कहीं कहीं किसी पोएट का किसी किसी चीज का क्रिटिक किया होगा, अपनी इमेजिन एक रिदम अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर रहे होते हैं, है ना? इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा इंजॉयमेंट जो होता है वो आफ्टर रीडिंग पोएट्री को, पोएट्री को पढ़ने के बाद जो एक आनंद आता है वो यहाँ पर ऐसे आता है। बी इज द राइट आंसर। एक स्टाइल है, एक जेनरे है, ठीक है, एक स्टाइल है ये। नेक्स्ट वन, what occurs when a word which has been in itself but is used to represent? ये क्या है? what occurs when a word, देखिए मैंने बताया था ना कि इसमें बीपीएससी में आपका लिटरेचर से भी क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से उसमें फिगर 30 भी होगा, लिटरेरी थ्योरी से क्वेश्चन बनेंगे, क्रिटिसिज्म से भी बनेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो पीजीटी में, जीआईसी लिटरेचर में देखने को मिलते हैं। अनुपम भास्कर जी, गुड इवनिंग। तो ये सारी चीजें, ओके। इसका बताइए इसका क्या होगा? What occurs when a word which has been in itself but is used to represent something entirely different? फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है ये। एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमली है, या सिम्बोलिज्म है? बताइए इसे क्या कहेंगे आप? बताइए। इसका क्या आंसर होगा? यस, यूज समथिंग रिप्रेजेंट्स इंटायरली डिफरेंट। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, ओके, कुछ इशू है थोड़ा सा, आप उसको मैनेज करो, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए कि यूज रिप्रेजेंट समथिंग एंटायरली डिफरेंट, थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है और उसकी मीनिंग अपने आप में सेल्फ स्वयं में होती है। और क्या होगा? एलिट्रेशन होगा, पर्सोनिफिकेशन, सिमली, सिंबोलिज्म। देखिए एलिट्रेशन क्या है समझ लीजिए। एलिट्रेशन मीन्स होता है कि जिसमें वॉवेल्स, वॉल्स कह सकते हैं इसको, साउंड रिपीट होता है, रिपीट द साउंड। आप यह कह सकते हो लेटर कह सकते हो, लेटर जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। पर्सोनिफिकेशन में क्या है? लाइफलेस चीज होती है, लाइफलेस जो होती है वो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, मान लो वो क्या है? लाइफलेस जो होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है, मान लो वो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स मतलब वो लगता है। सिमली क्या है? जिसमें लाइक सो एज हो, लाइक सो एज, जस्ट यूज। टू ऑब्जेक्ट जो होंगे वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ भी यहाँ पर नहीं है। सिंबोलिज्म जो होता है वो डिफरेंट मीनिंग इटसेल्फ होता है, सेल्फ, इटसेल्फ मीनिंग जो सेल्फ होती है, और समथिंग इंटायरली डिफरेंट होता है, इंटायरली, इंटायरली डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन बनना है वो डी बनना है। डी इज राइट आंसर। डी इज करेक्ट होगा।
सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म इसका राइट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन, इन द लाइन फ्रॉम किड्स, in the line of Keats' poem Ode to Autumn, the logs of the approaching storm, the figure of speech used is. Which figure of speech have used? किस फिगर ऑफ स्पीच को उसमें यूज किया गया है? बताइए अनुपमा जी, कल्पना जी, और जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? यस, फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। ए इज द राइट आंसर। ओड टू ऑटम में, ओड टू ऑटम में कीट्स साहब ने मेटाफर को यूज किया है। ओके जितेंद्र जी, इसमें भैया ये समझना आपको कि कहना नहीं, ओड टू ऑटम द लॉग ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, द फिगर ऑफ स्पीच, लॉग ऑफ द, इसमें फॉर एग्जांपल जैसे एज द लॉग, तो एज का अगर आप यूज करोगे, यहां लगा लो जैसे एज द लॉग, एज किस में आता है? सिमली में आता है। और जहां एज नहीं यूज किया गया वो क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। आरती जी गुड इवनिंग, वेलकम इन माय क्लास। आप पेड क्लास में कब आ रहे हो आरती जी? और कल्पना जी, आप दोनों ने कहा था ना कि सून, आपने कहा ना सून आई विल ज्वाइन, जल्दी हम ज्वाइन करेंगे। ओके, तो यहां पर सिमली और मेटाफर में क्या डिफरेंस है? सिमली में डायरेक्टली एज सो जस्ट आर यूज्ड और टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इसमें होते हैं। ओके, बट मेटाफर में लगता है एज सो लगा के बात करें, जैसे आपको फील हो ना कोई सेंटेंस में एज लाइक सो लगाकर आप बात करो तो क्लियर होता है। जब कभी फील हो ऐसा लगाएं तो समझ जाना वो मेटाफर है। ओके, तो यहाँ पर इसको याद कर लो ऐसे, कीट्स साहब की जो पोएम है और ओड टू ऑटम, जिसमें इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो लाइन क्या, द लॉग ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, जैसे कि एग्जाम्पल जैसे कि लॉग ऑफ द स्टॉर्म, तो जैसे एज, यहाँ पर एज करिए और कर लीजिए यहाँ पर क्या लग रहा है, इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मेटाफर को यहाँ इंडिकेट करें। क्लियर। नेक्स्ट वन, the figure of speech used the tossing their heads in the sprinkly dance in daffodils, simile, metaphor, personification, hyperbole. Tossing their heads in sprinkly dance in daffodils. Daffodils इनकी पोएम है वर्ड्सवर्थ साहब की, ठीक है, और उसमें इन्होंने जो यूज किया उसको सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या हाइपरबोल। यस, टॉसिंग दियर हेड, हेड एंड टेल्स नहीं होता है जब आप टॉस करते हो क्वाइंस में, करते नहीं करते? जैसे आप टॉस करते हो तो वहां कह रहा है कि वो डांसिंग करने लगा। डांस, ये वर्ड जो लग गया ना डांस, और डांस कौन करता है? जिसमें जान हो, लिविंग बीइंग, ठीक है, लिविंग बीइंग। और लिविंग बीइंग का मतलब क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। यस अनुपमा जी, वेरी गुड, सी इसका राइट आंसर होगा, पर्सोनिफिकेशन। गुड, ठीक है। देखिए सबसे अच्छा होता है पर्सोनिफिकेशन को समझना। व्हेन रीड
एन एग्जाम्पल और हियरिंग, कोई एग्जाम्पल सुनिए या पढ़िए और ये लगे कि कोई लाइफलेस थिंग जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट की जा रही है कि अब वो रिप्रेजेंट होती है, वो ह्यूमन बींग्स लग जाती है, डांस करना, गाना गाना, दौड़ लगाना, चलना, वॉक करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा। तो आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो इस तरह से लग रही हैं कि जैसे कि वो अब क्या हो गया, वो एक ह्यूमन बींग्स हो गया। इसलिए सी इज राइट आंसर। यस राजकुमार जी, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, a figure of speech in which there is an exaggeration statement not to be taken literally is, what is this? I hope you will write tick mark. Question number 12, a figure of speech in which there is an exaggerated statement not to be taken literally is, yes. Yes, Tatwaj, good evening. Give the right answer. Hyperbole, synecdoche, ecopism, college. Yes, क्या होगा इसका राइट आंसर? आरती जी बी, ओके, अनुपमा जी सी, ओके, जितेन जी डी, ओके, सब लोगों ने अपना अलग अलग आंसर दिया है। देखिए इस चीज को बहुत ध्यान समझिएगा, अगर किसी भी डेफिनेशन में ये एक्सग्रेटेड वर्ड यूज किया गया हो तो इसका अर्थ ही होता है, ठीक है, अनबिलीवेबल ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट, और इसका अर्थ होता है हाइपरबल, हाइपरबल। तो फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबल होगा, ए इज द राइट आंसर। वो वर्ड देख लीजिएगा, ठीक है, देयर इज एन एक्सग्रेटेड स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन लिटरली इज, तो क्या होगा, हाइपरबल। क्लियर, क्लियर, अब मत बोलिए। हाइपरबल इट मींस टू शो ओवर स्टेटमेंट, you cannot believe after reading, after reading any example then you watch, this is impossible, मतलब पढ़ने पे आपको लगेगा ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तो कंफर्म क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ओवर स्टेटमेंट, इट मींस हाइपरबल, पहले। और दूसरा ने बताया कि अगर एक्सग्रेटेड ये वर्ड यूज आ जाए, ओवर स्टेटमेंट वर्ड यूज आ जाए डेफिनेशन में, तो आप तुरंत कैसे कर जाओ, ये सारे चीजें, ये सारे वर्ड जो हैं वो हाइपरबल के लिए ही यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, what is the meaning of hemorrhagia? What is the meaning of hemorrhagia? क्या होता है hemorrhagia? What is the meaning of hemorrhagia? Yes, what is the meaning of hemorrhagia? As Aristotle in the theory of tragedy, it is the most important question for UGC NET candidate and GIC and PGT. GIC के लिए जो करा हुआ, PGT के लिए जो करा हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि what is the meaning of the term hemorrhagia is as used by Aristotle's theory of tragedy. Tragic and of the tragedy, working to fight against the hero, a weak trait in the character of the hero, a strong quality in the character of the hero. Yes,
Yes, very good, RTP, very good. C is the right answer. The weak trait in the character of hero. C is the right. इस हेमरेसिया समझ लीजिएगा, हेमरेसिया एक तरह से वीकनेस शो करता है। कैरेक्टर जो भी हीरो का कैरेक्टर है, जो भी हीरोइन का है, उसमें जो मेन रोल कर रहा होता है उसमें कुछ निगेटिव पॉइंट्स होते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है, उसी को हेमरेसिया कहा जाता है। कि उसके अंदर कुछ ट्रिप्स ऐसी हैं जो है ना निगेटिविटी बताती हैं, उसके अंदर नहीं होना चाहिए पर उसके अंदर है, उसी को हेमरेशिया कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द टर्म एगोनेरिज्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल मीन, क्या होगा यहाँ पे? द हीरो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज ट्रेजिक फ्लॉ, दिस इज द ट्रेजिक फ्लॉ, and the heroes of ignorance about his the tragic flaw. C, the hero's recognition of his adversary. D, the hero's recognition of his tragic end. Yes. Yes. टिक करेंगे, इसे बोलेंगे द हीरोज रिकॉग्निशन ऑफ हिज ट्रेजिक फ्लो। ए इज द राइट आंसर। इसका मीन्स यही हुआ, टर्म्स इनॉगोसिस एज यूज्ड बाय एरिस्टोटल। अलेक्जेंडर पोप ने भी इसकी बात की थी, लेकिन एरिस्टोटल ने इसको बताया। ओके, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, who rejects the pathological theory of catharsis that theater is not a hospital? आपको याद होगा मैंने अभी उस दिन वर्ड इसको बताया था, कैथारसिस क्या होता है, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? कैथारसिस मैंने अभी वर्ड दिखाया था, उस दिन बताया भी था आपको, ठीक है, कि वो ट्रेजेडी के लिए यूज किया जाता है, अचानक आता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? I. Richardson, B. Abiticius, L. Lucas, and Free House. Who reject the pathological theory catharsis that theater is not hospital? वो हैं एफएल लूकस। इन्होंने इस चीज को इंडिकेट किया था, पैथोलॉजिकल कैथारसिस। कैथारसिस क्या है? कैथारसिस को अगर हम बात करें तो ये ना ट्रेजेडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ट्रेजेडी को इंडिकेट मतलब एनर्जी के ट्रेजेडी को डिफाइन करने का काम करता है। बी इज द राइट आंसर। यस राजकुमार जी, गुड, बी इज द राइट आंसर। Aristotle declared the plots. Aristotle declared the plots. बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? The plot is C, soul of the earth. Declared that plot is the soul, इसको लर्न कर ली, पीजीटी दोनों में आएगा, of the tragedy. C is the right answer. C is the right answer. इसे आपको रट डालना है क्वेश्चन को, इस सब में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट नोट इट। मैं आगे से इसलिए हट जा रहा हूं कि आपको नोट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, अनुमा भास्कर जी, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। सोल ऑफ ट्रेजेडी कहते हैं, प्लॉट इज, एरिस्टोटल ने कहा था प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, इसको लर्न रखिएगा, प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। हु सेड, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे भी आ सकता है हु सेड, तो आप एरिस्टोटल में टिक करेंगे। ओके, इसको किसने कहा, या ऐसा स्टेटमेंट दे दिया फिर उसमें पूछ रहा है, तो फिर आप इसमें कर सकते हो। क्लियर? ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, हु डिफाइंस क्रिटिसिज्म
as the play of mind on the aesthetic qualities of literature. उस क्वेश्चन याद रखना. नेक्स्ट, who defines criticism as the play of mind on the aesthetic qualities of literature? विक्टर हीगो ने कहा था. विक्टर हीगो. बी इज द राइट आंसर. विक्टर हीगो यहाँ कह रहे हैं. विक्टर हीगो कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं? विक्टर हीगो said the play of mind on the aesthetic qualities of literature. ये एक है ना, लिटरेचर की अपनी क्वालिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है. इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट वन. आरती जी, बी होगा. बी इज द राइट आंसर. व्हाट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन of a literary critic to get full value of the literary quality, the distinguish between a good book and a bad book, satisfy the readers, the condemn the authors and poets. Yes, give the right answer. Yes, A is the right answer here. To get full value of literary quality. What the first? You can say to get full value of the literary quality, first and remove the functions of literature. A is the right answer. Literary critic का सबसे important ये वर्क है to get full value out of literary quality. Anupma ji, very good. A is the right answer. Next one. What type of men do tragedy and epic represent? Yes. What type of men? Lewis, Williams and Sand. Types of men do tragedy and epic represent? Lewis, Williams, Shands and normally good men. Sand. C, the right answer. Arti ji, very good. C is the right answer. Sands, the type men of the tragedy and epic represent. जितने साधु संत होते हैं ना, वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो सैंड्स का मतलब यहाँ है संत, रेक्युलिस से, वो यहाँ पर कहते हैं. ठीक है, ट्रेजेडी एंड एपिक रिप्रेजेंट, उसको रिपीट कर. नेक्स्ट वन. विच वर्क of Aristotle is the most famous in the history of criticism on the Sublime, the Republic, the Poetics, the Apology Poetry. What is its main work? अरिस्टोटल ने जो वर्क किया था वो है Sublime. A is the right answer. Sublime. Aristotle is the most famous in the history of criticism. Sublime. A is the right answer. A is the right answer. Next one. Who was the teacher and most important literary criticism before Aristotle? अरिस्टोटल के पहले कौन सा टीचर है जो इंपॉर्टेंट है? यस, प्लेटो. ए इज द राइट आंसर.
प्लेटो अरिस्टोटल के गुरु हैं, टीचर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी बिफोर क्रिटिक। टीचर वर्ड दे दिए ना, अरिस्टोटल के जो टीचर है वो कौन है? प्लेटो है। प्लेटो उनके टीचर्स थे। यस आरती, वेरी गुड। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, Sidney's apologies for poetry is an example of critical criticism, comparative criticism, historical criticism and literary criticism। बताइए किसका ये है? यस, कॉम्परेटिव क्रिटिसिज्म का, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म का, लिटरेरी क्रिटिसिज्म या थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म। Sidney's apologies for poetry is an example of। इसमें बी इज द राइट आंसर होना चाहिए, बी या थ्योरेटिकल ए होना चाहिए। बताइए, दो में थोड़ा सा में डाउट लग रहा है इन क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें लग रहा है ए या बी में से कोई एक है। बताइए क्या होगा जितेंद्र जी? यस, किधर जाएंगे? बी पर। बी इज द राइट आंसर। कॉम्परेटिव क्रिटिसिज्म, इसको सिडनी ने कॉम्परेट करते हुए कहा था कि फॉर पोएट्री इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्परेटिव क्रिटिसिज्म, क्योंकि कभी जब भी कुछ लिखता है वो कॉम्परेटिव में लिखता है, तुलना करते हुए, इमेजिन करेगा, कल्पना करेगा, ठीक है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जिसमें इमोशन होता है, फीलिंग्स होती हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। ठीक है, चलिए लास्ट वन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हु कंसीडर्ड पोएट्री। फिर मुझे 20 कराने थे, अभी इन्होंने 3 और दे दिए, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, कंसीडर्ड पोएट्री टू बी द मदर ऑफ लाइज। प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉन्गिनस, सिडनी। किसने कहा था? हु कंसीडर्स पोएट्री टू बी द मदर ऑफ लाइज? किसने कहा था कविता झूठों की माँ है? हु सेड इट? किसने कहा है कविता झूठों की माँ है? इतनी बड़ी कमेंट करने वाला बंदा कौन है? यस, इसके पहले क्या था क्वेश्चन? द थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म। यस, इसमें हमें लग रहा है ये जो लास्ट वाला था ये क्वेश्चन, इसमें बी को न लगाइए, इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ये होगा, थ्योरेटिकल। मैंने कहा मुझे डाउट लग रहा है तो ए पर लगाइएगा, ठीक है, ए पर लगाइएगा इस जगह, ठीक है, डाउट ना रहे। सिडनी ने कहा था प्रोजी फॉर द पोएट्री इज एन एग्जांपल, कहा था थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म इज द राइट आंसर। ओके वर्मा जी, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये किसी और ने नहीं कहा, किसने कहा? प्लेटो महोदय ने। प्लेटो कभी भी पोएट्री को पसंद नहीं करते थे, पोएट्री को कभी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि कविता जो है ना, पोएट्री, ये झूठों की माँ है, सब झूठ झूठ वाला काम होता है यहाँ पर। ठीक है, ये सारी। तो आज का सेशन कैसा लगा? आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने थे, इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे।
बस आपको एक काम करना है, रटने वाला। मेरा काम है केवल इम्पोर्टेंट आपको को देना, और आपका काम उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को माइंड में रखना होता है, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको रिपेंट ना हो कि यार छूट गया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें सभी लोग, ठीक है, और अच्छी प्रिपरेशन करते रहें अपने हेल्थ को ध्यान रखते हुए। और आरती जी और कल्पना जी से हम चाहेंगे कि आप भी, ठीक है, ऑफर के अकॉर्डिंग क्लास को ज्वाइन कर लें, एडमिशन ले लें और परफेक्टली प्रिपरेशन करें। ओके, अगर आपको मेरी बातें आपको समझ में आ रही, मेरी क्लास समझ में आ रही है, पढ़ाने की स्टाइल समझ में आ रही है, तो हम चाहेंगे कि आप क्लास करें। हम नहीं चाहते हैं कि आप छूटें। और फिर मैम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आने वाले हैं इम्पोर्टेंट, जिसमें से कुछ सीरीज को लेकर के, ठीक है। और वो एक सीरीज आएगी, वो पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी आपको, आपको सबको लगना हो, चाहे 2 ढाई घंटे की हो। 125 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, स्पीड से उतने टाइम में आप सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक सीरीज लेकर के आएंगे जो जितने आयोग हमको टाइम देता है उसके अकॉर्डिंग हमको उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए रेडी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर।